अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एजेंडा पाकिस्तान के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अर्शिया अफजल। नाज़रीन, भारत का एक और मकरू चेहरा, लेकिन इस बार ये देखा गया कि भारत का ये मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया और जिस तरीके से भारत के अपने ही अंदर एक इंतशार बर्पा हो गया है वो काबिले दीद है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मोदी हुकूमत ने स्पेशली जिस तरीके से अपने ही किसानों का जीना दोभर कर दिया। लेकिन एक चीज़ और देखी जा रही है कि इंडियन मीडिया मुस्तकिल मोदी हुकूमत को बचाने के लिए मौजूद है। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं, रिटायर्ड कैप्टन अदीबुज़्ज़मा सफ़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम सफ़वी साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह का शुक्र है। सफ़ी साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी बेसिकली डेमोक्रेसी डे था भारत का, लेकिन झंडा लहराया गया लाल किला पे खालिस्तान का। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि ये जो किसानों की एक जद्दोजहद चलती चली आ रही है और जिस तरीके से ये जद्दोजहद दिल्ली तक पहुंची और झंडा लहरा दिया गया, क्या देखते हैं आप? मोदी हुकूमत को किस तरीके से देखते हैं इस सारी सिचुएशन में? ये जो सवाल बहुत ही हस्बे हाल है और जो हालात जिस तरीके से हिंदुस्तान में रूनुमा हो रहे हैं, मैं समझता हूँ मोदी सरकार के आने के बाद उन्होंने जितने भी इकदाम किए हैं अभी दोबारा इलेक्ट होने के बाद, जिसमें सिटीजनशिप एक्ट भी शामिल है, जिसमें उन्होंने एनेक्सेशन की कश्मीर की, जिसमें उन्होंने हिंदू और आरएसएस की जो बेसिक फलसफा है उसको प्रमोट किया और एक ऐसा तासुर क्रिएट कर दिया कि जो कि हिंदुस्तान की जो इमेज था एज ए सेक्युलर स्टेट वो ख़त्म होकर रह गया है। और किसान के हवाले से जो इतने दिनों से ये मूवमेंट चल रही है और जिस तरीके से दिल्ली में उन्होंने पड़ाव डाला हुआ है और इवेंचुअली ये लोग इसमें कामयाब हो गए कि सिंबॉलिक ही सही, झंडा चढ़ाना कोई ऐसी बात नहीं है, एक सिंबल है, बट सिंबॉलिक भी अचीवमेंट है कि उन्होंने अपनी बात जो है वो रजिस्टर करवा ली, अपनी बात बनवा ली कि हाँ जी उनके जो इंटेंशंस है या उनके जो डिमांड्स हैं उनकी जस्टिफिकेशन बनती है। अच्छा सफ़ी साहब, देखने में ये आ रहा है कि पूरा भारत मोदी के अगेंस्ट है। दिल्ली तक पहुंच गए मजदूर, किसान तबका पहुंच गया, उनका सिख अगेंस्ट हुए हैं, लेकिन मीडिया क्यों जो है वो मोदी हुकूमत को बचाने के लिए मौजूद है? देखिए, उनकी जो पॉलिसी है या उनका जो हुकूमत का जो इस वक्त नाज़ गवर्नेंस है, उसमें एक बड़ी नुमाया चीज़ सामने आ रही है कि जहां वो हिंदुस्तान को फ्रॉम अ सेकुलर स्टेट टू अ हिंदू और आरएसएस की जो मंतकी जो उनका जो फलसफा है उस तरफ लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो जेन्युइन हिंदू भी हैं और सारे कुछ और नेशनलिस्ट हैं, मुल्क के लिए खैरखा है, लेकिन उनके दिल में भी इस चीज़ की कसक है इसकी कि हिंदू ये हिंदुस्तान के हक में बेहतर नहीं है। इंटरनेशनल इमेज इस वक्त ऑलमोस्ट इंडिया आइसोलेट होकर रह गया है, क्योंकि जो नई हुकूमत आई है जो बाइडेन की, वहां पर उनकी तरफ से जो सिग्नल आ रहे हैं उससे भी आप अंदाजा लगाइए कि ये चीज़ जो है उनको भी काबिल कबूल नहीं है। जो बाइडेन ने जो अपनी टीम सेलेक्ट की है उसमें जिन लोगों का ताल्लुक आरएसएस या हिंदुआ इसके साथ स्टैब्लिश हुआ है उनको उन्होंने फारे कर दिया। सो एक बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन पे ले आया है मोदी अपने मुल्क को कि यहाँ से इनके पास आगे इस रास्ते पे चलने का कोई जवाब बनता नहीं है। और अगर ये इसी पे चलता रहा तो मुझे 100% यकीन है कि ये जो तहरीकें चल रही हैं मुख्तलिफ किस्म की हिंदुस्तान में, जिसमें खालिस्तान मूवमेंट शामिल है, जिसमें तमिलनाडु में भी शामिल है, उधर आसाम त्रिपुरा में भी हो रहा है, ये सारी जो अलाइदगी पसंद तंजीमें जो इंडिजिनस हैं ये ज़्यादा जोर पकड़ेंगी और हिंदुस्तान के लिए आगे रास्ते जो है बड़े बंद होते जा रहे हैं। लेकिन सफ़ी साहब, देखा तो ये जा रहा है कि हिंदुस्तान अपने मसाइल पे तो तवज्जो दे ही नहीं रहा है, उसका तो ब्लेम गेम सिर्फ पाकिस्तान की तरफ ही जा रहा है। देखिए, ये अभी जब से हमारी ये वाली हुकूमत आई है 2-2.5 साल में, खास तौर पर अभी रिसेंट पास्ट में इंटरनेशनल एरेना में एक तब्दीली रूनुमा हो रही है, जो कि जहां हम लोग आइसोलेशन में थे, जहां हम लोगों के खिलाफ उन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया था, जहां पर फिक्टिशियस वो श्रीवास्तव ग्रुप बना और क्या कुछ बना, जिन्होंने हमारे खिलाफ
प्रोपेगेंडा किया, झूठा प्रोपेगेंडा किया, वो अब एक्सपोज होने के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये रियलाइज कर लिया है कि ये सारी शरारत हिंदुस्तान की थी, ये सारा फेक प्रोपेगेंडा था पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये एक्सपोजर जो है ये उनके लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो रहा है, और अब आगे उनके लिए जरूरी है कि अपने आप को वो संभाले और इस तरह की अहमकाना और गलत सोच को बालाए रख के एक मुस्बत अंदाज से आगे बढ़ने की कोशिश करें। अदरवाइज इंडिया इज बिल्कुल जैसे कहा जाए कि वो एक दोबारा फ्रेगमेंटेशन की तरफ जा रहा है। अच्छा, अभी ये देखा गया कि इंडिया ने एक प्रोपेगेंडा किया EU क्रॉनिकल्स के नाम से, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को डिफेम किया गया। इस वजह से पाकिस्तान ने इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी ली, क्या लाइन ऑफ एक्शन लिया इसका जवाब देने के लिए? देखिए, ये जो इतना बड़ा नेटवर्क था जिसके आपने जिक्र किया, इसमें श्रीवास्तव ग्रुप भी है और बहुत सारे दुनिया भर में उनके पास सैकड़ों उन्होंने फिक्टिशियस NGOs क्रिएट किए, फिक्टिशियस जो आदमियों के नामों से उन्होंने आर्टिकल्स लिखवाए और एक बहुत बड़ा कैंपेन शुरू किया। आपका सवाल बहुत ही मुनासिब है कि हमने क्या किया। इस दौरान जो पिछले 10 साल गुजरे, जो पिछली 2 हुकूमतें कर गई, इस दौरान ये सारा काम हुआ। इस दौरान हमारे पास कोई फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं था। हमारी जो फॉरेन डिप्लोमेट्स थे उनको इसका कोई इल्म था या नहीं था, इसका तयन होना चाहिए। हमारे जो अंडर कवर इंटेलिजेंस के लोग बाहर एम्बेसी में बैठे होते, उन्होंने क्या किया? ये एक जो एक्सपोजर हुआ, ये जो एकदम से ये चीज सामने आ गई, वो किसी और की मेहनत थी, किसी और ने एक्सपोज किया उनको, हमारी एजेंसीज ने कोई काम नहीं किया। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि हमारा जो मैंने सवाल आपसे किया कि हमारा लाइन ऑफ एक्शन किया था, तो हम जो इतने बड़े बड़े दावे होते हैं कि ISI इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसका एक पोर्टफोलियो है, तो कहाँ है वो दावे, क्यों नज़र नहीं आ रहे? ISI के हवाले से और जो आपने हमारे सवाल किया उसके जवाब में मैं ये कहूँगा कि आपका सवाल बहुत मुनासिब है, और मैं समझता हूँ कि अब ये वक्त आ गया है कि वो 10 साल का पीरियड जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि डेकेड ऑफ डार्कनेस, मैं कहता हूँ डेकेड ऑफ डार्कनेस के साथ साथ डेकेड ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। इसमें हमारे जो कारकर्दगी थी इन फॉरेन ऑफिस की और जो इनके ISI की और वहाँ की जो अंडर कवर थी, ये निहायत नाक़िस थी। इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि जब इंडिया के इतना बड़े पैमाने पर आपके खिलाफ एक कैंपेन चला रहा था, हमारे इदारे क्या कर रहे थे। सर, इंडिया का हमेशा से एक ब्लेम गेम तो रहा है पाकिस्तान को लेकर ना। अब जिस तरीके से दिल्ली वाला वाकया हुआ, उसमें करतारपुर डिप्लोमेसी को भी यही कहा जा रहा है कि इसकी वजह से जो है वो ये सारा दिल्ली वाला वाकया हुआ, इंडिया को ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। क्या वाकई इंडिया का ये एलिगेशन सही है पाकिस्तान के अगेंस्ट? ना, करतारपुर की डिप्लोमेसी जो है इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इंडिया का जो हिंदुस्तान का जो मौक़िफ़ रहा है थ्रू आउट, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाया जाए, वो सिलसिला है। ये एक निहायती अच्छा स्टेप उठाया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सिख कम्युनिटी को उनके रिलीजियस मकामात पे आने जाने का को फैसिलिटेट करना, इसलिए इसमें उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस या इस तरह की गलत बयानी जो हमेशा करते रहे, अभी भी कर रहे, इसमें कोई ऐसी डिप्लोमेसी का कोई ऐसी नेगेटिव डिप्लोमेसी नहीं है पाकिस्तान की तरफ से। उनके लिए एक रास्ता खोल दिया था बस। अच्छा, इंडिया का कहना तो ये भी है कि खालिस्तान तहरीक के पीछे भी जो है वो पाकिस्तान का हाथ है। क्या ये बात सही है कि वाकई पाकिस्तान का हाथ है? देखिए, इंडिया अगर ये कहता है तो उसका कोई सबूत दे, उसका कोई बात करे। ये जो इतने अरसे पहले शुरू हुई थी ये खालिस्तान मूवमेंट, जब इंदिरा गांधी ने वहाँ पर टेंपल में बैठ के सिखों को मारा था, और उसके बाद एक जेन्युइन किस्म की हेट्रेड पैदा हो गई थी सिखों के दरमियान, जो उनके बायस से कत्ल भी बना। ये सारी कुछ चीज़ों को आप मद्देनजर रखते हुए देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये खालिस्तान मूवमेंट जो है ये इंडिजिनस मूवमेंट है। उनकी बहुत देरीना ये ख्वाहिश है, और देरीना उनके जो गुजर गए बहुत सारे उनके लीडर्स जिनको मार दिया गया, उनकी ये मूवमेंट थी, तो इसलिए पुरानी चल रही है। इसमें हमारे जो इन्वॉल्वमेंट है, ना ही कोई मॉरल सपोर्ट है, ना ही कुछ है। वो कोई इस किस्म की बात करते हैं, उसका कोई सबूत दिखाएं तो पता चलेगा। अच्छा सफ़ी साहब, सबूत तो जो मुंबई अटैक था उसका भी नहीं है पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट ही एलिगेशन दिया जा रहा है, ऐसा क्यों?
देखिए बम्बई का में तो आपके अपने यहाँ के लोग पहुंच गए थे, सबसे बड़े जो आपके एंकर है दुनिया पाकिस्तान के, जाके वो उन्होंने अजमल कसाब के घर पे झूठा पूरी कहानी सुना दी थी। उसमें तो आप जहाँ आपके अपने घर के बेटी लंका ढाई घर के लोग जो शामिल हो जाए उनसे मिल जाए तो उसको तो कुछ नहीं कर सकते। हालांकि बम्बई अटैक में भी पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं था, एब्सोल्युटली वो भी एक फैब्रिकेटेड स्टोरी थी, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो अब बिल्कुल सब दुनिया के सामने आ चुका है। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ बैठे हुए ये जो जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि मीडिया हाउसेस, पॉलिटिशियंस और चंद एक सो कॉल्ड एनालिस्ट जो बैठे हुए हैं, ये उनके नमकखार हैं, ये उनके पेरोल पर है, ये उनकी कहानियां ये गढ़ते हैं बैठ के और अपने आपको नुकसान, हमारे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए जहां तक के इंडिया का सवाल है वो तो उनके ऊपर तो जायज बनता है कि वो जो तो जय कहें, लेकिन आपके अपने लोग मिलके उसको सहायता देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, दैट इज व्हाई दे वर सक्सेसफुल। अब ये चीज बहुत हद तक कंट्रोल हो गई है, लेकिन फिर भी अभी भी बैठे हुए हैं हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, हमारे प्रोविंशियल असेंबलीज में बैठे हुए, मीडिया हाउसेस में बैठे हुए जो उनके नैरेटिव कर रहे हैं। आप अभी सबके सामने सबूत है कि नवाज शरीफ वहां बैठ के भी आपके खिलाफ, मुल्क के खिलाफ बात कर रहा है, जिसको बेल पर कुछ कायदे कानून के मुताबिक छोड़ा जाता है। बेल पर आप फ्री नहीं होती कि जो तो चाहे कहती फिरे। सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी का नोटिस भी नहीं ले रही है, वो जो तो चाहे कहती फिर रही है अगेंस्ट द स्टेट, और वो उनको कोई हाथ नहीं डालने वाला है। सफी साहब, आपकी बात से बिल्कुल अग्री करूंगी। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हम हाथ पे हाथ डाल के बैठे हैं, प्लस अगर हम जो है वो सरहद की भी बात करें, सरहदों की भी बात करें, तो हमें ये सुनने में आता है कि हम डिफेंसिव अप्रोच पे जाते हैं, हमेशा ऑफेंसिव अप्रोच पे नहीं जाते। तो इसका क्या मतलब है? हम हमेशा ही डिफेंसिव अप्रोच पे आगे भी रहेंगे? हम वेट करेंगे कि जब तक इंडिया कोई ब्लेम हमारे ऊपर डाले या जब तक हमारे पर अटैक करे उस वक्त तक हम कुछ नहीं करेंगे? मतलब इंडिया को ये मैसेज भी तो मिलना चाहिए ना कि मतलब जब वो हमारे ऊपर अटैक करेगा उसको शटअप कॉल मिलनी चाहिए। और मेरे ख्याल से हम उसका इंडिया के एक्शन का वेट ना करें उस शटअप कॉल को देने के लिए। देखिए बिल्कुल सही बात कर रही हैं, और इसको मैं बड़ा वाज़ेह अंदाज से बयान करना चाहूंगा। नंबर एक, अभी तक जितनी भी वायलेशंस, सीज फायर वायलेशन होती है या अदरवाइज कोई एग्रेसिव फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होती है, हम लोग जो है वो रिएक्टिव स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। जब उन्होंने किया तो हमने जवाबी कार्रवाई कर दी, उनके इतने मार दिए जवाबी, बट वी हैव नेवर बीन ऑन, ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जहां पर उनको इस हरकत करने से बाज रखा जाए। मतलब आपके पास डिटेरेंस होना चाहिए, आप से वो खाइफ हो कि इसकी वजह से उनको इस तरह की जुर्रत ना हो, इसको कहते हैं डिटेरेंस। तो हमने वो डिटेरेंस क्रिएट की थी जब न्यूक्लियर पावर बन गए थे, और इसको कहा जाता था कि कश्मीर जो है वो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, और आपने अगर कुछ भी किया तो उसके असरात बहुत ही खराब निकल सकते हैं। तो वो एक डिटेरेंस चलता रहा। लेकिन इस 10 साल में जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे, जो डेकेड ऑफ डार्कनेस एंड डिस्टेबलाइजेशन है, जिसमें ये जरदारी और नवाज की हुकूमत थी, इसमें हमने ये डिटेरेंस खो दिया, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे कि ये 5 अगस्त को जो एनेक्सेशन हुआ, ये उसी की नतीजा है कि हमने हमारी जो हरकत थी, हमारी जो डीलिंग थी मोदी के साथ, हमारी जो उनको अपीजमेंट पॉलिसी जो रखी हमने इंडिया के साथ, और उनकी आर्मी बैशिंग हमारे साथ रही, इन तमाम चीजों का मिल के जो डिटेरेंस हमने क्रिएट किया था, न्यूक्लियर डिटेरेंस, वो हमने खो दिया, जिसकी वजह से इनको ये जुर्रत हुई कि 5 तारीख को एनेक्सेशन कर सके। अभी भी हमें चाहिए, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है, उनको उस न्यूक्लियर डिटेरेंस को दोबारा रीएक्टिवेट करें फ्रॉम द पॉलिसीज दैट दे मेक। जब पॉलिसी बनेगी और इंटेंशंस और लीडरशिप आपकी स्ट्रांग होगी, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप हैज टू बी स्ट्रांग, जो कि पिछली 10 साल की हुकूमत में दोनों ने मिलके, खाली पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं, मिलिट्री लीडरशिप जो थी वो भी उससे कमजोर थी, जिसकी वजह से अब ये खमियाजा भुगत रहे हैं। जरूरी ये इस बात की है कि आप इस वक्त अपनी पॉलिसी को वाज़ेह अंदाज में डिटेरेंस की तरफ लेके जाए कि न्यूक्लियर डिटेरेंस को रीइंस्टेट करने की जरूरत है, ताकि उनको फिर इस चीज के जरूरत ना हो कि वो इस तरह की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें आपके खिलाफ। बिल्कुल
बिल्कुल, मैं अभी इसी सवाल पे आ रही थी कि जिस तरीके से एलओसी पे कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि 2 से 3 हमारे फौजी शहीद कर दिए जाते हैं, तो क्या मिलिट्री लीडरशिप अभी हमारी अभी भी क्या हाथ पे हाथ डाल के बैठी हुई है, या अभी कोई स्ट्रैटेजी ऐसी लेने के लिए सोच रहे हैं या उस पर वर्कआउट कर रहे हैं कि किस तरीके से शटअप कॉल देनी है, किस तरीके से उनको रोकना है इस चीज़ के लिए? देखिए, जो 19 सितंबर 2019 में प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूएनजीए में जो तकरीर की थी, दैट वाज अ वेरी इम्प्रेसिव बिगिनिंग फॉर एट इंटरनेशनल लेवल पे। आपने पाकिस्तान की जो कंसर्न्स थे और जो पाकिस्तान का आगे लाएअमल था, बहुत ही वाज़ेह अंदाज में और दो टोक अंदाज में बयान किया था। इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा फॉरेन ऑफिस और हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इसको ट्रांसलेट करेगी इनटू एग्रेसिव डिप्लोमेटिक मैनूवर्स एंड एग्रेसिव इंटेंशंस की, ताकि लोगों को पता चल जाए कि वी मीन बिजनेस। अब वो पुराने दौर चला गया और हम इसको अब नहीं होने देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जैसे कहा था प्राइम मिनिस्टर ने कि आई विल रादर बी टीपू सुल्तान, लेकिन बहादुर शाह जफर नहीं बनूंगा। लेकिन अभी तक मुझे मेरी नजर में टीपू सुल्तान नहीं बने, बहादुर शाह जफर की लाइन पे चल रहे हैं। अच्छा सफ़ी साहब, जिस तरीके से इंडिया हमेशा जो है वह अपने जितने भी इंटरनल इश्यूज जो वर्स्ट साइड पे जा रहे होते हैं उनका ब्लेम पाकिस्तान पे देता है, लेकिन बहुत जगहों पे रिवील भी हो जाता है। जिस तरीके से अभी पुलवामा वाला जो इनका इवेंट था उसका ड्रॉप सीन हो गया, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने तो हर चीज़ जा रही है ना। इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों जिस तरीके से पाकिस्तान के अगेंस्ट फौरन से एक्शन लिया जाता है, इंडिया के अगेंस्ट क्यों नहीं लिया जा रहा? वेरी गुड क्वेश्चन। अब इस वक्त आप देखें, अगर जो कि जिस जो चीज सामने आ रही है उससे ये जाहिर हो रहा है कि वो एक्सपोजर जो हम लोग नहीं कर पाए थे, अब एक्सपोजर हो रहा है और अब इंडिया इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एब्सोल्युटली जैसे कहा जाए नेकेड हो गया है। तो देयर इज अ चेंज दैट आई सी। मेरी नजर में चेंज आ रहा है और वो चेंज थोड़ा स्लो है, लेकिन डेफिनेटली इंडिया कैन वो सहूलत हासिल नहीं है जो कि पिछले 10 सालों में उन्होंने पाकिस्तान के लीडरशिप को मिला के पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई करते रहे और हम लोग नीचे से नीचे जाते गए। लेकिन अब एक नुमाया तब्दीली आ गई है जिसमें हम देख रहे हैं कि जो नई हुकूमत आई है अमेरिका की और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इवन द यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल साहब है, उनकी तरफ से भी जो इशारे मिल रहे हैं कि इंडिया को कंटेमिनेशन हो रही है, इंडिया इज बीन एक्सपोज। और खास तौर पे कश्मीर के हवाले से जब जो मैसेजेस मिल रहे हैं फ्रॉम उनका जो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से और जो नए उनके सेक्रेटरी डिफेंस आए, सारे इस चीज की निशानदेही कर रहे हैं कि यस इंडिया इज कल्प्रेट और इसके खिलाफ अब कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हालात आगे चल अगर इसी तरीके चले तो ये मजीद एक्सपोज होंगे और इनको अपनी हरकत जो है वो बंद करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, मैं अभी इसी अपने प्रोग्राम को समअप करते वक्त जो है वो इसी सवाल पे आपके पास आना चाह रही थी कि जिस तरीके से जो माजी में होता रहा, अब जिस तरीके से हमारी मिलिट्री लीडरशिप है और इंटरनेशनल कम्युनिटी है, सब हर चीज़ एक्सपोज ऑफ तो हो रही है इंडिया की। अब आप कितने होपफुल है इस चीज़ को लेकर कि अब पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग इंडिया की नज़र दुनिया की नज़र में बहुत बेहतर जाएगी और इंडिया की इमेज बिल्डिंग अब बहुत बुरे तरीके से शटर हो जाएगी दुनिया की नज़र में? नहीं, बिल्कुल होगी। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो अभी हालात जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है और जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो वेरियस रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं फ्रॉम बड़े बड़े जो आपके कैपिटल्स हैं, उससे ये बिल्कुल बात वाज़ेह हो गई है कि वो दौर हमारा जो दौर था बीइंग आर्मी बैशिंग और पाकिस्तान बैशिंग और सारे इल्जामात, वो अब बेहतर होंगे क्योंकि दो वजूहत इसकी। नंबर एक, आपके पास एक क्रेडिबल पॉलिटिकल लीडरशिप है। एक आदमी है, लेकिन अभी तक मैं बाकी और को कुछ एक आदमी है जो आपको लीड कर रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बिल्कुल डाउटफुल नहीं है। तो उसकी वजह से आपकी मुल्क की क्रेडिबिलिटी बेहतर हुई है। अब जरूरत इस बात की है कि जो मिलिट्री लीडरशिप है वो 100%, मैं इसीलिए जोर दे रहा हूँ, 100% उसको सपोर्ट करे और जो भी इस तरह की वाकयात पहले नजरअंदाज किए थे, जो जिसके हम खमियाजा भी भुगत रहे, वो अब नहीं होना चाहिए। मिलिट्री लीडरशिप इंटरनल जो आपके डायनेमिक्स हैं, हमारे जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स घूम रहे हैं, उनके खिलाफ भी काम करे और जो एक्सटर्नल है उनके खिलाफ भी काम करे, सो दैट
आपके जो पीएम के उनके हाथ मजबूत हो और वो सही तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज दे सकें कि ये हमारी फॉल्ट नहीं है, ये इंडिया की फॉल्ट है और इंडिया शुड बी टोल्ड टू बिहेव अदरवाइज। मैंने जैसे पहले कहा था, वी हैव टू रीस्टैब्लिश न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, वी शुड गिव अ वेरी क्लियर पिक्चर दुनिया को कि ये एक और भी चीज याद आ गई कि वो उन दिनों में एक नया नैरेटिव शुरू किया गया था जिसमें इकोनॉमी की बात करते थे। ये पाकिस्तान तो गरीब मुल्क है, पाकिस्तान तो की इकोनॉमी को नहीं है, पाकिस्तान तो लड़ नहीं सकता, पाकिस्तान इकोनॉमी डज नॉट कम इनटू प्ले जब आपकी न्यूक्लियर डिटरेंस है। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडरशिप एंड न्यूक्लियर डिटरेंस इज आने के बाद अगर आप देखें तो खत्म हो जाती है बाकी सारी जो एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर है। नेशनल पावर की बहुत सारी एलिमेंट्स हैं, लेकिन वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि ये न्यूक्लियर डिटरेंस को हमने रीस्टैब्लिश करना है और उसके हिसाब से जो आपकी इंटरनेशनल जो इज्जत है, जो इंटरनेशनल आपकी स्टेटस है, उसको रेस्टोर करना है। बिल्कुल सफी साहब, अभी जो है वो जिस तरीके से हमने देखा कि यूएस में जो बाइडन की गवर्नमेंट आ गई है, इससे पहले ट्रम्प गवर्नमेंट थी। ट्रम्प गवर्नमेंट हमने हमेशा से देखा कि जो है वो इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती रही है। अब जो बाइडन गवर्नमेंट से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के टाइज के हवाले से? देखिए, वी डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स, एकदम से कोई पहलू बदल के हमारे यार नहीं बन जाएंगे। मेरा हमेशा से ये नजरिया रहा है कि अमेरिका हैज नॉट बीन योर फ्रेंड एवर। फ्रेंड का लफ्ज अगर इस्तेमाल करेंगे तो फ्रेंड नहीं था, उनके अपने मफादात थे, जब चाहा उन्होंने आपको इस्तेमाल किया, जब चाहा उन्होंने आपको निकाल के बाहर फेंक दिया। ये दैट इज नॉट फ्रेंडशिप, दैट वाज उन्होंने आपकी पोजीशन का फायदा उठाते हुए आपको कभी उठा लिया, कभी गिरा दिया। सो दैट इज नॉट द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट बिटवीन टू स्टेट्स ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं। अब ये चीज क्लियर हो गई थी जब इमरान खान ने अपना ओहदा संभाला और इसने ट्रम्प के दौरान भी जो विजिट किया, फॉर द फर्स्ट टाइम उनको ये बावर कराया कि देयर इज नो क्वेश्चन कि आपके साथ हम साथ देंगे, अगर आप हमारा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे तो हम भी आपके साथ होंगे, आप नहीं करेंगे तो आई एम नॉट विद यू। बड़ा क्लियर मैन। उसके बाद से लेकर अभी तक एक नुमाया तब्दीली नजर आ रही है कि हाँ, दे हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस। इवन जो एडमिनिस्ट्रेशन पहले चली गई उनको भी बताया गया था, और ये भी कि दैट इफ यू हैव टू डील विद पाकिस्तान देयर आर सर्टेन नो गो एरियाज जो कि बड़े क्लियरली डिफाइन कर दिए जाएंगे कि इसमें आप दाखिल नहीं होंगे। वी विल ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ऑन म्यूचुअल प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, वी विल वर्क टुगेदर फॉर पीस, वी विल नॉट बी पार्टनर इन वॉर। हम आपके साथ वॉर में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन आपके पीस प्रोसेस को हम मदद देंगे, जिसके तहत आपको अफगानिस्तान से हम बाइज्जत निकलवा रहे हैं। अगर आपने उसमें फिर कोई अपनी इंट्रीग्स की तो यू विल देन फेस द म्यूजिक जो अभी होने वाली है। जैसे वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका जो है वो अपने नजरसानी करेगा दोहा के अकॉर्ड को, अब वो करेंगे तो उसका खमियाजा भुगतेंगे वो। लेकिन पाकिस्तान की जो पोजीशन है अमेरिका में बड़ी क्लियर है कि वी विल बी योर पार्टनर इन पीस, और आपके साथ हम काम करने को तैयार है ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट। बहुत शुक्रिया सफ़ी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जी तो नाज़रीन, बातें आपने सुनी सफ़ी साहब की, और बिल्कुल अब हमारी मिलिट्री लीडरशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टांस ले लेना चाहिए इंडिया के अगेंस्ट। हम कब तक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी पे चलते रहेंगे? नाउ वी नीड टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टांस अगेंस्ट इंडिया कि अब हमारी सरहदों पे किसी भी तरीके से, चाहे मीडिया वॉर हो, चाहे जो है वो सरहदों की वॉर हो, अब हम कुछ इस तरह का बर्दाश्त नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान का स्टेक लॉस में जाए। इसी पैगाम के साथ अपनी होस्ट अर्शिया को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।